तो बाजार में लगातार तेजी है, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी पहुंच गया है 26,000 के बेहद करीब। लेकिन क्या बाजार यहां से चलता रहेगा और कौन से सेक्टर से जहां पर अभी भी वैल्यूएशन आकर्षक हैं और आपके लिए निवेश के मौके बन रहे हैं, ये तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मार्केट महारथी हमारे इस खास सेगमेंट में आज जुड़ गए हैं एक बेहद खास मेहमान, दिग्गज फंड मैनेजर, व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 संदेश पर। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आशीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाजार इस लंबी तेजी के दौर के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको कैसा लग रहा है? बाजार अभी भी सस्ता है या फिर फेयरली वैल्यूड है, या फिर आपको लगता है रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया, बाजार महंगा हो गया है? तो अभिषेक जी, हम लोग कभी भी बाजार एज अ होल मतलब उसको जनरलाइज नहीं करते हैं। हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि भाई बाजार टोटलिटी में फेयरली वैल्यूड है, और एज अ फंड मैनेजर हम लोग को हमेशा ये देखना है कि एक ओवरऑल फेयर वैल्यू बाजार में क्या चीजें, जैसा आपने पूछा, क्या चीजें रिलेटिवली महंगी हो गई है और क्या चीजें रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि उसका विश्लेषण करने से ही हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिससे कि हम बाजार को आउट परफॉर्म करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टोटलिटी में देखिए कि कई लोग जो बोलते हैं कि बाजार बहुत चल गया है, मैंने देखा है अमूमन वो लोग हमेशा कोविड के बॉटम से अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के बॉटम पॉइंट से अपना रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोविड के बॉटम पे तो ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट फैक्टरिंग कर रहा था जो फिर हुई नहीं। कोविड के बॉटम में तो मार्केट एक वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर कर रहा था, वो वर्स्ट केस सिनेरियो कभी हुआ ही नहीं। तो आप कोविड के पहले या कोविड के बाद लीजिए, निफ्टी का बेस फर्ज कीजिए कि 12,000 के आसपास था, तो 5 साल में मार्केट करीब करीब डबल हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल निफ्टी को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई कोई अति हो गई है या कोई बहुत बड़ा बबल हो गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस पे आते हैं कि भाई हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी हो गई है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो उतनी महंगी नहीं है। तो अगर आप निफ्टी का एवरेज देखें पिछले 5 साल का, समझो 15 से 18% CAGR है, आप किस टाइम फ्रेम से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। काफी सारी चीजें हैं, जैसे डिफेंस है, PSU है, पिछले 2-3 साल में जो एनर्जी, कमोडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, काफी सारी चीजें ऐसे चली है जो निफ्टी से दुगना तिगना रिटर्न दिया है। और निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ IT डिजिटल कंपनीज हैं, फार्मा, केमिकल, सिलेक्टेडली कैपिटल मार्केट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ कंज्यूमर कंपनीज। तो मार्केट का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जिसने निफ्टी से भी बहुत कम रिटर्न दिया पिछले 4-5 साल में, और मार्केट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो निफ्टी के मुकाबले दुगला तिगना रिटर्न दे चुका है। और ओवरऑल निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो 5 साल में 16-17% कंपाउंडेड अगर रिटर्न है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत अति हो गई है इसमें। आशीष जी, एक और चीज़ है, जो म्यूचुअल फंड वाले जो निवेशक हैं, अब चूंकि रिकॉर्ड ऊंचाई जब बाजार होती है ना, तो थोड़ी चर्निंग भी होती है और मन में सवाल भी उठते हैं कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, थोड़ी रिडीम कर लें क्या? उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? फ्रेश किसी को अगर पैसे डिप्लॉय करने हो, थोड़े करेक्शन का वेट करें या फिर यह मोमेंटम बाजार बरकरार रहेगा, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? अभिषेक जी, एक्चुअली पिछले 2-3 साल में ये जरूर हुआ होगा लोगों के पोर्टफोलियोज में, क्योंकि क्या होता है कि भाई जो बाजार में जो चीज बहुत ज्यादा चलती है उसमें ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन या रिलेटिवली उसका रिटर्न ज्यादा आता है। दूसरी बात ये होती है कि भाई रिटर्न जहां ज्यादा आता है, लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि भाई पैसा भी फिर ज्यादा इंक्रीमेंटली वहीं पे लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है, काफी म्यूचुअल फंड सलाहकार और निवेशकों से बात करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2-3 साल में कहीं ना कहीं लोगों के पोर्टफोलियोज में ये जो बहुत चला है, जैसे कि PSUs है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप एक तरीके से बोलिए जिसको लोग सिक्लिकल, कॉन्ट्रा या वैल्यू स्पेस जिसको लोग बोलते थे पास्ट में, अब तो खैर वो वैल्यू रहा नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि भाई लोगों का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मिड कैप, PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, इस तरफ लोगों का पोर्टफोलियो जरूर स्क्यू हुआ है पिछले 2-3 साल में। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस भी वहां पे आया और ऊपर से लोग पैसा भी वहां पे ज्यादा डाल रहे थे। अब ये समय आ गया है, पिछले 2-3 दिन में हमको दिख रहा है कि भाई जो पिछले 2-3 महीने में हमको दिख गया है कि पिछले 3 साल जो चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है।
पिछले 3 महीने से आप देखें तो मार्केट में जरूर एक तरीके से सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का पोर्टफोलियोज वहां होंगे जहां पे मार्केट 1 साल पहले था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने पोर्टफोलियोज को फिर से मार्केट के सेंटर में लाना चाहिए, पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना चाहिए। और आपका दूसरा जो सवाल है कि भाई रीबैलेंस करते हैं, जैसे अगर प्रॉफिट भी बुक करते हैं या पोर्टफोलियो में सेक्टर्स भी चेंज करना है, जिसको मैं बोलता हूँ रीबैलेंस करना चाहिए, तो रीबैलेंस उस तरफ करना चाहिए कि भाई जो सेक्टर पिछले 2-3 साल में अंडर परफॉर्म किए हैं, अब आपको वहां पे ओवरवेट करना चाहिए। जो बहुत चल गया उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी, खास करके स्मॉल कैप में माइक्रो कैप में अभी भी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी चल गया है। और पहले जैसे मैंने निफ्टी का उदाहरण दिया, तो लार्ज कैप मेरे ख्याल में अंडर परफॉर्म किया है। लार्ज कैप में हमको पता है कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज वगैरह जो हैं वो अंडर परफॉर्म किए हैं, हमको पता है ये। तो लोगों को अपना पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ, और जो सेक्टर बहुत चल गए वहां से जो अंडर परफॉर्म किए उन सेक्टर्स की तरफ। जी। आशीष जी, अगर हम सेक्टर्स की ही बात करें, थोड़ा सा आपके इसी जवाब को थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं। देखिए आईटी, अगर हम जून से देखेंगे तो आईटी शेयर खूब चले। हालांकि यूएस फेड की तरफ से रेट कट आया है, ये ट्रिगर बन रहा है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हो सकता है ड्राइव करे। फार्मा की बात करें, यूएस में एक प्राइसिंग वाला इनको फायदा मिल रहा है, फार्मा शेयर भी चले हैं। ऑटोज हाल फिलहाल ये भी खूब चले हैं, नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं और आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है। तो क्या इन तीनों सेक्टर पर अपना जो कन्विक्शन अभी बरकरार रखना है या फिर थोड़ी सी रीजिग इसमें भी कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें हम लोगों के पोर्टफोलियोज में अगर मैं कहूँ तो ये सारे सेक्टर जो आपने बताया ये अभी ओवरवेट है। नॉट नेसेसरीली ऑटो, लेकिन आईटी, डिजिटल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल भी, ये हमारे पोर्टफोलियोज में ओवरवेट है। और दूसरा चीज मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में हमेशा जब पैसे का फ्लो भी होता है, एक लेवल का कॉन्फिडेंस है, एक तरीके से फ्लो है, तो मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू पे चलता है। इसलिए आप देखिए पिछले थोड़े समय में अपग्रेड्स आईटी पे आए हैं। उसके बाद आप देखिए अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी चेंज हुई है और ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर से भी मॉनेटरी पॉलिसी से प्रेशर थोड़ा हटेगा। हमारे मार्केट में भी अगर आप देखिए इंटरबैंक लिक्विडिटी वगैरह बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बैंकिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो 3-4 सेक्टर हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बैंकिंग, इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। आशीष जी, एक आखिरी सवाल, दो छोटे छोटे सवाल हैं, मैं उन दोनों को क्लब कर दे रहा हूं। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि एफआईज की बाइंग हो रही है, भारतीय बाजारों में वापस आ रहे हैं। क्या एफआईज का फ्लो ये कायम रहेगा, आपको इसका भरोसा है? और दूसरी चीज़, 2-2.5 हफ्ते बाद अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, उस पर बाजार का फोकस होगा। तो यहाँ से जो बाजार के लिए अगर हम किसी अगर एक रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है अभी? जी जरूर, आप देखिए जैसे हमारे यहाँ पे लोकल फैक्टर्स जो हैं उसमें ठीक है, अर्निंग्स की कोई कोई सेक्टर्स या कोई क्वार्टर्स में सिक्लिकलिटी होती है, कहीं पे बेटर परफॉर्मेंस होता है, कहीं पे एवरेज होता है। तो एक तो वो लोकल तो ठीक है, मार्केट अर्निंग्स को ही फॉलो करेगा, लोकल कोई इवेंट्स वगैरह तो देखने का कुछ है नहीं, तो लोकली तो मार्केट अर्निंग्स को ही फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप रिस्क की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूएस में, करेक्ट, आर्थिक व्यवस्था जो है, ये तो आमतौर पे सबको पता ही है कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था में एक तरफ मंदी की तरफ परिवर्तन होता है तभी रेट कट आते हैं, करेक्ट। और जब मंदी की तरफ परिवर्तन होता है, जब रेट कट आते हैं, तो वहां पे आर्थिक व्यवस्था को कितनी क्षति पहुंची है और किस तरीके का, जो पहले लोग काफी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह। तो अगर वहां से कोई नेगेटिव न्यूज आती है, ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज आती है, काफी सारी चीजें हम लोग को नोन नहीं होती है हमको, लेकिन हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए कि भाई कोई ना कोई ग्लोबली यूएस को लेकर के, यूएस की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर के नेगेटिव न्यूज आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव न्यूज आती है और बाहर के कारणों की वजह से हमारे मार्केट में अगर करेक्शन होता भी है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख करके फिर से उसमें बाइंग आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर करेक्शन होता भी है, देखिए हर साल मार्केट ऊपर के लेवल से एक बार 10-15% गिरता है, ये हर साल हमने देखा है, इस साल भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर होता है
तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बहुत सारा इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा आपने बताया, एफआईआईस का फ्लो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। और पास में भी हमने देखा है कि जिस पॉइंट से डॉलर की डेप्रिसिएशन शुरू होती है और रुपया या तो स्थिर हो जाता है या अप्रिसिएशन का बायस दिखाता है, उसके बाद इनफैक्ट एफआईआई फ्लोज नॉर्मली एक्सेलरेट होते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रुपया अगर स्टेबल है या अप्रिसिएशन का बायस दिखाता है तो उनके रिटर्न में रूपी का भी रिटर्न जुड़ने वाला है। सो नॉर्मली हमने देखा है कि करेंसी का रुख जब चेंज होता है तो एफआईआई फ्लोज बरकरार रहते हैं। और वैसे भी पिछले 2-3 साल में जो एफआईआई का पैसा निकला था, वो मेरा मानना यह है कि वो इमर्जिंग मार्केट बास्केट की वजह से निकला था, इंडिया की वजह से नहीं निकला था। हमारे जैसे काफी इंडिया डेडिकेटेड एफआईआई हैं जिनका फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। आशीष जी, एक छोटा सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। मान लीजिए मुझे ना एक लंबा व्यू लेना हो बाजार में या फिर अपने फंड्स को लेकर, कोई ऐसा एक सेगमेंट जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करे, जैसे कि हमने देखा है कि डिजिटल थीम या फिर एआई, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें बाजार में प्ले कर रही हैं। आपके हिसाब से अगले 5 साल की थीम क्या होगी जो स्टैंड आउट करेगी? आपने जो दो चीजें हैं, एक मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जनरल है। वैसे देखा जाए तो ये डिफेंस वगैरह बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सब सेगमेंट आप बोल सकते हैं। तो मैं किसी सब सेक्टर में नहीं जाता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब में पिछले 2 साल में काफी आइडियाज आए, काफी आइडियाज चले। लेकिन मुझे लगता है इसमें कंटिन्यूसली और आइडियाज आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मतलब न केवल, देखिए डिजिटल में हम 3 भाग में देखते हैं। एक तो ट्रेडिशनल आईटी, आईटीईएस, ईआरएनडी, ईएमएस, ये सब कंपनियां हैं। और इसके बाद जो न्यू एज है, कंज्यूमर टेक, फिनटेक, मेडटेक, एडटेक, जो भी आप इसको बोलते हैं, ये। और फिर उसके साथ टेलीकॉम एंसिलरीज। तो जितना भी डिजिटल का ब्रॉड डेफिनेशन आप लीजिए, नैरो डेफिनेशन मत लीजिए। और मैन्युफैक्चरिंग का भी ब्रॉड डेफिनेशन लीजिए। डिफेंस या रेलवे ऐसा कोई सब डेफिनेशन या नैरो डेफिनेशन मत लीजिए। तो डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग, इसका अगर आप ब्रॉड सब ध्यान से देखते हैं तो वो मुझे लगता है कि काफी पोटेंशियल बनेगा, आने वाले 5 साल में बनता रहेगा। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही विस्तार से आपने बातचीत की, बहुत बारीकी से पॉइंट्स को सामने रखा। उम्मीद करेंगे कि आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात यहाँ से होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। चलिए।